नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज नेटवर्क। 1980 में जब भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी, तो उसके ठीक 2 हफ्ते बाद पार्टी के पहले महासचिव लालकृष्ण आडवाणी ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी भले ही गठित हो गई है, आरएसएस का साथ हम कभी नहीं छोड़ेंगे। और ये चलता रहा। लगातार सतत देखते रहे हम लोग कि संघ का अपर हैंड बना रहा, उसे तवज्जो दी जाती रही। और यह सिलसिला 2014 जब नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर पेश किया गया, तब भी जारी रहा, चलता रहा। लेकिन शनै शनै हालात कुछ बदले, स्थितियां बदली। और अब 2024 में तो कुछ ऐसे स्थिति या ऐसे हालात पैदा हो गए जब बीजेपी की ओर से या मोदी के इशारे पर कहा जा सकता है, जेपी नड्डा ने इंडियन एक्सप्रेस को जो इंटरव्यू दिया और जो टिप्पणी उसमें की कि संघ की आवश्यकता नहीं है, कुछ उसमें ध्वनित था। और उसके बाद बात बिगड़ती चली गई। हालात अब ये पैदा हो गए हैं, जो चुनाव के नतीजे आए, उस चुनाव के नतीजे में परिलक्षित हुआ कि संघ को लाल कपड़ा दिखलाना कितना भारी पड़ा भारतीय जनता पार्टी को। और इसके बाद भले ही वो टीडीपी या नीतीश कुमार की मदद से बैसाखी उनकी जो है उसके ऊपर मोदी टिक कर तीसरी बार पीएम की कुर्सी पा चुके हैं, सरकार चल पड़ी है, सिलसिला बढ़ रहा है आगे। लेकिन आरएसएस की ओर से जिस तरीके का एक मूड निकल कर आया है, जो टिप्पणियां हो रही हैं, जो रवैया दिखलाया जा रहा है, उसने भारतीय जनता पार्टी खेमे में खलबली मचा रखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त देश के बाहर हैं, लेकिन निश्चित तौर पर पल पल की खबरें उन तक पहुंच रही होंगी। पहले मोहन भागवत जी का वो बयान, जिसमें कुछ नसीहतें सीधे सीधे उन्होंने मोदी को दी, भारतीय जनता पार्टी को दी। और अब इंद्रेश कुमार जी ने जो कहा, सीधे यह माना जा रहा है कि जो रार थी वो तकरार में बदल चुकी है। और ये जो बात निकल पड़ी है, ये कितनी दूर तक जाएगी, इसे अभी कहना या कुछ इसको भांप पाना मुश्किल है। लेकिन जो संघ का रुख है वो निश्चित तौर पर बेहद आक्रामक नजर आ रहा है। और इन सब के बीच खबर अब ये भी आ गई है कि गोरखपुर में कल संघ प्रमुख मोहन भागवत जी की मुलाकात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से होने वाली है। तो ये जो सब चल रहा है, जो चल पड़ा है, जो स्थितियां हैं, इन सब पर हम आज बात करने के लिए, जो हमारा नियमित शो है जिसे आप बहुत प्रमुखता से देखते हैं, पसंद करते हैं, उस शो में चलेंगे एक खास पैनल के पास। खास पैनल में हमारे साथ जुड़ने जा रहा है, एक पूरा का पूरा पैनल जुड़ गया है। हमारे साथ जुड़े हैं संतोष तिवारी जी हैं, अरुण दीक्षित साहब हैं, रविंद्र सिंह शोरन जी हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करूंगा। और जो हमारा पैनल है, इस पैनल को सभी हमारे दर्शक जानते हैं, उससे भिज्ञ हैं। तो हम चलते हैं। सबसे पहले मैं चलूंगा संतोष तिवारी जी के पास, महाराष्ट्र से वे आते हैं और आरएसएस को लंबे वक्त तक कवर करते रहे हैं। संतोष जी, ये जो चल रहा है, जो कुछ हालात हैं, जिस तरीके की स्थिति है, पहले मोहन भागवत जी की नसीहत, फिर इंद्रेश कुमार जी का बयान, और इसके बाद आरएसएस सूत्रों का यह दावा कि वो जो मोहन भागवत जी ने जो बयान दिया या जो नसीहत दी, वो कहीं सरकार को परिलक्षित नहीं माना जाए, उसे वो भी उनकी अपनी राय हो सकती है, उससे आरएसएस का आधिकारिक बयान ना माना जाए। इसे कैसे देखेंगे, क्या कहेंगे? सबसे पहली प्रतिक्रिया संतोष जी आपसे। देखिए संजू जी, मोहन भागवत जी का जो मैंने बयान देखा था वो तो मुझे बहुत संतुलित लगा था, लेकिन आज जो इंद्रेश जी का बयान है उसमें चार चीजें जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो चार शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें अहंकार की बात हो रही है, राम की बात हो रही है, न्याय की बात हो रही है, और साथ ही साथ ईडी यानी कि जो गठबंधन है उसकी भी बात हो रही है। मुझे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इसमें तीन बातें जो लगी है वो ये है कि कहीं ना कहीं
जो जेपी नड्डा जी का बयान था जिसको लेकर मोहन भागवत जी ने रिएक्शन दिया था, कहीं ना कहीं इंद्रेश कुमार जी ने उसको आगे बढ़ाने की कोशिश की है। उनका ये कहना है कि जिस तरीके से एक अहंकार की भावना जो है वो मोदी गवर्नमेंट के अंदर आई थी और आरएसएस को पीछे रखकर उनको ऐसा लगता था कि हम आगे निकल जाएंगे, और वो जिस तरह से उनको सीटें कम आई हैं 400 पार का नारा देने के बाद, तो वो एक तरीके से तंज कसने की कोशिश उनकी तरफ से की गई है। इंद्रेश कुमार के बयान को मैं बहुत हल्के में नहीं लेता हूं, क्योंकि इंद्रेश कुमार बहुत सीनियर लीडर हैं और मोहन भागवत के बाद उनका इस तरह से जयपुर में ये बयान आना बहुत महत्वपूर्ण माना जा सकता है। और ये बात तो सही है, जो बाकी भी विश्लेषक हैं जो आरएसएस को कवर करते हैं या आरएसएस के करीबी सूत्र हैं, उनका ये कहना है कि जिस तरीके से 400 पार का नारा दिया गया, कहीं ना कहीं एक अहंकार की भावना जो है वो दिखाई पड़ी और उसी का फायदा जो है विपक्षी गठबंधन ने उठाया। वो अगर सीधे तौर पे अपने मुद्दों को लेकर बात करते और विकास की बात करते और जो है आगे बढ़ते, तो शायद ये स्थिति नहीं आती। और ये बात भी सही है कि जिस तरह से आप भी अभी बता रहे थे कि आपने अगर देखा होगा 2014 तक या 19 तक भी आपने देखा होगा कि मोदी जी जब भी इस तरफ होते थे तो नागपुर का दौरा जरूर करते थे, लेकिन उसके बाद आपने देखा होगा कि उसकी संख्या नाम मात्र की रह गई। बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि जब मैं 2012 में गुजरात कवर किया करता था, मोदी जी जब जो है मुख्यमंत्री का चुनाव लड़ रहे थे, उस समय जो है वो बार बार आरएसएस का नाम लेते थे, आरएसएस के पास जाते थे। केशुभाई पटेल जब वहां से चुनाव लड़ने लगे, उनको मनाने के लिए जो है वो आरएसएस का सहारा लेते थे। तो तमाम तरीके की चीजें थी, लेकिन 2019 के बाद जो है आरएसएस का जो कद था वो कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर जो है कम किया गया। एक चीज और संजू जी, आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप भी जानते हैं कि पहले बीजेपी संगठन के अंदर जो है वो आरएसएस के लोगों को जो है राष्ट्रीय महासचिव या इस पद पर रख के जो है एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाती थी। आपने देखा होगा 2019 के बाद उसकी भी पूरी तरीके से कमी नजर आती है। कुछ आरएसएस के लोग हैं जिसमें आप राम माधव का नाम ले सकते हैं, बाकी लोगों का नाम ले सकते हैं, लेकिन अब उनकी भूमिका उस तरह की नहीं रही है जैसे कि पहले रहा करती थी। आपने 2000 जो अटल बिहारी जी की सरकार में देखा होगा या फिर मोदी जी की 2014 और 19 की सरकार में देखा होगा, वो कोऑर्डिनेशन जो है 2019 के बाद नहीं दिखाई पड़ा। और अब की बात 400 पार का जो नारा था, उसको जिस तरह से विपक्षी गठबंधन ने संविधान बदलने के नाम पर जो है उसको उठाया, उसका नुकसान जो है बीजेपी को मिला। और आरएसएस का जो निचला संगठन था वो भले ही भाजपा के लिए काम कर रहा था, लेकिन ऊपरी संगठन जो है वो इस बार भाजपा के साथ नहीं था, ये साफ तौर पर दिखाई पड़ता है। और एक महत्वपूर्ण बात जो आपने कही है कि कल बैठक होने वाली है गोरखपुर में मोहन भागवत जी के साथ, बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। आप इसको मार्क करके रख लीजिएगा, क्योंकि इस समय जब वो जयपुर से इंद्रेश कुमार का बयान आता है, गोरखपुर में योगी जी से उनकी मुलाकात हो रही है, तो ये बहुत अच्छे सियासी हलचल का इशारा दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, एक अलग सियासत का इशारा दे रहा है। ठीक कह रहे हैं। इस बीच में राकेश अचल जी जुड़े हैं। राकेश जी, आपका ये बहुत बहुत स्वागत है। अरुण सर, आप तो उत्तर प्रदेश में लंबे वक्त तक आपने कवर अप किया है, आप रहे हैं उस क्षेत्र में, संपादक रहे हैं नवभारत टाइम्स में। तो जो जिस तरह की पॉलिटिक्स है, यूपी रास्ता है देश की सत्ता का, जो आपको देखने को मिला उसमें ये माना गया, और वहां जब बहुत जमकर तकरार है, वहां ये कहा जा रहा है कि जो हार हुई है उसमें कहीं ना कहीं उसमें जिस तरीके का बयान आता है वो है। और इन सब के बीच मोदी कई मोर्चों पर अब उनको कठिनाई है, उनको अभी टीडीपी या नीतीश कुमार को साधना है, उन सारे जो जिनकी बैसाखियों पर उनको साधना। और उस बीच ये जो संघ की जो एक प्रहार संघ की ओर से हुआ है, जिस तरीके से उन्हें घेराबंदी की गई है, इन सब पर, और ये जो योगी आदित्यनाथ की मुलाकात की जो बात है, कैसे देखिएगा? क्या आपकी प्रतिक्रिया होगी अरुण जी? संजीव जी, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम पहले 10 साल पीछे चलें, हुआ क्या, संघ को यह लगा कि नरेंद्र मोदी ही वो घोड़ा हो सकते हैं जिसके जरिए वो अपना एजेंडा पूरा कर सकते हैं, और इस वजह से पूरी छूट मिली इनको। इन्होंने शुरुआत जो की, सबसे पहले किसे घर बैठाया? लाल कृष्ण आडवाणी को। उसके बाद मनमानी जो शुरू की, तो मंत्रिमंडल का गठन हो, हार के आई स्मृति ईरानी भी मंत्री बनी, जो मोदी को पसंद था वो हुआ। और संघ इसलिए चुप रहा क्योंकि भाई उनका काम हो रहा था। मुसलमानों को निशाने पे लेने का काम देश के प्रधानमंत्री ने जिस तरह से किया है, वो उस तरह का उदाहरण दुनिया के किसी अन्य देश में आपको नहीं मिलेगा। तो जो चीज चल रही थी, संघ का एजेंडा पूरा हुआ, एक तरफ मुसलमान किनारे हुए, मंदिर का भी मुद्दा आ गया, 370 भी हट गई। तो संघ
ये मान रहा था कि ये बहुत बढ़िया है और मोदी जी कर रहे हैं, लेकिन अचानक मोदी जी, जो कि उनका मूल स्वभाव है, वो अपने अलावा किसी को नहीं मानते, तो उन्होंने ठीक जैसे अब राकेश जी जानते हैं, ग्वालियर में तो तांगे भी चला करते थे, कुछ अड़ियल घोड़े होते थे जो कभी कभी मालिक में ही दुलत्ती मार देते थे, और फिर उनको काबू करने के लिए, क्योंकि मैंने देखा है, मैं गांव का रहने वाला हूं, कई बार ऐसा हुआ है, आज भी कुछ लोग हैं जिनके माथे पे घोड़े की टाप का निशान है, को घोड़े ने लात मारी। तो ठीक वही स्थिति आई कि नरेंद्र मोदी अचानक अड़ियल घोड़ा बन गए, और उन्होंने जो दुलत्ती मारी तो संघ दूर गिरा जाके, और उसका प्रमाण कहाँ मिला? जिस तरह का काम उन्होंने किया, जिस तरह की सीटें उन्होंने बांटी, जिस तरह के समझौते उन्होंने किए, खासतौर पर उत्तर प्रदेश में, और जो चीजें आई उसमें संघ को ये समझ में आ गया कि अब ये एजेंडा तो अपनी जगह है, लेकिन ये कमान अपने हाथ से छूट गई है। तो उस वक्त सबसे पहले इधर से जब तक इन्हें एहसास हुआ, इन्होंने नड्डा के जरिए ये बयान दिलवाया कि हमें संघ की जरूरत नहीं, हम बहुत ताकतवर हैं। उससे पहले संघ मौन धारण कर चुका था, चुप बैठ चुका था। चारों तरफ संघ के, जो मध्य प्रदेश में मैंने देखा, उत्तर प्रदेश में देखा, संघ के लोग काम नहीं कर रहे थे, और उसी की वजह से जो पहला बड़ा झटका लगा, वो जब 400 पार का नारा जो है उसको कहां पहुंचाया, 240 पे आए। नड्डा के बयान के बाद कोई नहीं बोला था, पहले सब चुप रहे, लेकिन 4 जून के बाद सबसे पहले मोहन भागवत जी ने जो बात कही, उन्हें अब भागवत जी को, जो अब तक चुप थे, चूंकि पहले सब काम अच्छे हो रहे थे, मणिपुर में चूंकि जितना बड़ा साल भर का दंगा हुआ है, अब दोनों पक्ष बहुत बुरी तरह प्रभावित हैं, और हम लोगों को मालूम है कि अब मणिपुर का मुख्यमंत्री कहते हैं कि 900 गांव बस गए म्यांमार के लोगों के। तो वहां आंतरिक सुरक्षा को लेकर इतना बड़ा खतरा हो चुका है कि संघ ने जो वहां प्रयोग किया था उसके हाथ से निकल गया। तब संघ प्रमुख खड़े होकर मणिपुर की याद दिलाते हैं। वो ये भी कहते हैं कि विपक्ष विरोध दुश्मन नहीं होता है, लेकिन वो तब कभी नहीं बोले जब उन्होंने, मोदी जी जर्सी गाय कह रहे थे, मोदी जी राहुल को बछड़ा कह रहे थे, मोदी जी तमाम विपक्षियों को जब अपमानित कर रहे थे सार्वजनिक रूप से, तब संघ नहीं बोला। संघ को बोलने की, अब संघ बोला कहां से? संघ बोला तब जब संघ को लगा कि अगर इस गति से ये आगे बढ़े तो हमारे हाथ में कुछ नहीं बचने वाला है। संगठन महासचिव होता है प्रदेश में, जिले में, देश में, वो संघ का ही वो होता है। अब अभी जो बात आई राम माधव की, राम माधव पहले टर्म में याद करिए, उसके बाद दोबारा याद करिए, लापता हैं। तो संघ के जो इंपॉर्टेंट लोग थे जो बीजेपी में आए, वो अचानक दृश्य से गायब हो गए। ये सारी चीजें एक साथ नहीं हुई है, धीरे 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 धीरे, क्योंकि नरेंद्र मोदी को अपने काम में किसी की दखलंदाजी पसंद नहीं है। जब वो अपने सामने कैमरे में किसी की परछाई नहीं देख सकते तो काम में कैसे कर सकते हैं? तो उनकी मनमानी पर जब रोक लगने की नौबत आई, या उन्हें लगा कि ऐसा हो सकता है, उससे पहले उन्होंने संघ को डिसोन कर दिया। लेकिन इतना आसान नहीं है, क्योंकि संघ और भाजपा का जो रिश्ता है वो वही है कि वो जो विवाहिता प्रेमिका और विवाहित पुरुष, मतलब दोनों अलग अलग हैं। कहते तो सब हैं कि वो मात्र संगठन है, उनका हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बड़ा मधुर संबंध है। दोनों स्वीकारते नहीं और दोनों नकारते भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जब भागवत जी का बयान आया, तब ये माना गया कि जो उत्तर प्रदेश में हुआ वो बेल प्लान था, और अब उस पर मोहर लगाई है इंद्रेश कुमार जी ने। इंद्रेश कुमार वो व्यक्ति हैं संघ में जो मुसलमानों को संघ के साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं। उनको लेकर तमाम विवाद भी हुए हैं, कई बार उन पे उंगली उठी है, क्योंकि ये जो है वो उग्र चेहरा माने जाते हैं। अब उन्होंने कहा कि अहंकार टूटा, राम जी ने अहंकार तोड़ दिया। जी जी। तो ये इसका मतलब है, इसका मतलब ये है कि संघ की तरफ से अब हरी झंडी है। संघ अब ये बता रहा है कि तुम हमारे घोड़े थे, हमारे इशारे पे चलोगे, नहीं तो तुम्हें बता देंगे। अभी तो अगर उत्तर प्रदेश में मायावती थोड़ा पीछे हो गई होती तो सुनील जी बताएंगे 15 सीटें आती, 15 भी नहीं आती है भाजपा को। तो ये जो असल बात यह है कि पहले हरा दिया, विड्रॉ कर लिया, तो औकात में आ गए, 2 बैसाखियों पे टिंग गए। अब टंगने के बाद अब धीरे धीरे जो है संघ प्रमुख, भाई सबसे बड़ी बात है कि साल भर हो गया, मणिपुर क्या हमारा देश का हिस्सा नहीं है? क्या मणिपुर के लोग हमारे अपने नहीं है? प्रधानमंत्री जो सब चीज पे बोलते हैं, दुनिया की हर चीज का उन्हें ज्ञान है, वो बड़े साइंटिस्ट हैं, बड़े फोटोग्राफर हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वो मणिपुर पे बोलते वक्त उनके मुंह में दही जम जाता है। क्यों नहीं बोलते? तो अब जब संघ ये बात कह रहा है, हम लोग कह रहे थे तो किसी को
कोई इस पर यकीन नहीं कर रहा था कि चलो भाई पत्रकार हैं बोलेंगे, लेकिन आज वही बात मोहन भागवत ने कही है। उससे ज्यादा का अहंकार इंद्रेश कुमार जी ने लाके दिया है। और उससे आगे देखिए उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति है। वो मुझे पता लगा है, पढ़ा मैंने, लोकनीति का कोई सर्वे आया है उत्तर प्रदेश को चुनाव के बाद का, उसमें 36% लोग राहुल गांधी के समर्थन में और 32% नरेंद्र मोदी के। अब ये स्थिति कैसे हो गई? और बनारस में सुनील जी ज्यादा बेहतर जानते कि अगर ठीक से अफसरों ने अपना काम नहीं किया होता तो मोदी जी का जो है नतीजा कुछ और होता। तो तस्वीर अचानक बदली है। और यही नहीं है, देखिए नरेंद्र मोदी संघ का अलग मामला है और नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ का अलग मामला है। योगी आदित्यनाथ को लगातार परेशान किया गया है और वो बोल भी नहीं पा रहे हैं। भाई केशव मौर्य चुनाव हार गए, लेकिन उठा के उनको फिर से डिप्टी सीएम बना दिया गया। दूसरे डिप्टी सीएम वो हैं जो पहले मायावती के साथ थे, पंडित ब्रजेश पाठक, अब वो अमित शाह के साथ हैं तो वो बने हैं। AK शर्मा योगी आदित्यनाथ को लगातार परेशान कर रहे हैं। इसके बाद जब चुनावी गठबंधन हुए तो वो सज्जन ओम प्रकाश राजभर जो मुंह भर के गालियां देते थे, उनको ले आए आप, बिना योगी से पूछे उन्हें मंत्रिमंडल में भी शामिल करा दिया। अब सोचिए कि योगी कितना ह्यूमिलेट होते होंगे कि जिस व्यक्ति को वो देखना नहीं चाहते वो उनकी कैबिनेट में है। ऐसे कई, मतलब दोनों लोगों ने जिस तरह का किया। इसके अलावा जो एक और चीज है, जो परिस्थिति अयोध्या में बनी है, अयोध्या में जो कुछ हुआ है वो बहुत गंभीर है। अयोध्या के लोग आज किसी से भी आप बात करिए, वहां का जो गरीब आदमी है उनको तो नेस्तनाबूद कर दिया, तबाह कर दिया। उनकी जगह कौन पहुंच गया ये हम नहीं कह रहे हैं, किसी के सामने कैमरा खड़ा लगाइए, वो ANI तक की उसमें आया कि वहां के लोग इस बात से परेशान हैं, उनका रोजगार छिन गया और वहां बड़े बड़े होटल और बड़े बड़े कारोबार लेके गुजराती पहुंच गए। जमीन उनकी छीन ली गई, कम दाम दिए गए और गुजरातियों ने क्या काम किया है वहां अयोध्या के लोग, गली गली में ये चीज लिखी हुई है। और उसका परिणाम, अरे भाई अगर दूसरे ढंग से देखें तो अवधेश प्रसाद जो हैं, जो अयोध्या से जीते हैं, तो राम के बाप को, मतलब राम के पिताजी को दशरथ जो है महाराज दशरथ, उनका दूसरा नाम अवधेश भी था। तो वहां तो अवधेश जीते हैं, मतलब राम के पिताजी जीते हैं, उसको आप कैसे कह सकते हैं? तो ये जो परिस्थिति, लगातार बढ़िया मार पड़ी बनारस में, अयोध्या में, बाकी स्थानों पर भी। तो उससे जो सबक सीखने की टाइम आया, तब संघ प्रमुख खड़े हुए। जब लगा कि अब ये इनकी टांगे हिली, तब उन्होंने सीधे सीधे, जैसे घोड़े पे चाबुक चलाया जाता है, वो घोड़ा काबू करने के लिए उन्होंने चाबुक चलाया। और अभी अकेले ये नहीं है, आप ये मानिए कि अभी कई लोग और बोलेंगे। संघ में ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी ने अपनी पैठ बनाई थी, मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत सारे लोग उनके हिमायती और पैरोकार भी हैं, लेकिन जितने उनके दोस्त हैं उससे ज्यादा दुश्मन है। भाई संजय जोशी का क्या दोस्त था उस बेचारे का? अच्छा भला संघ का, मतलब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री रहे थे। उनका कैरियर खत्म करने, उन्हें बर्फ में लगाने का काम नरेंद्र मोदी ने किया और करवाया। और ये उनकी ताकत थी कि उन्होंने ये सब करवा लिया। अब जब आप ऊपर चढ़ते हैं, फिर ढलान, हर ढलान ऊंचाई की नीचाई भी है। अगर उतार और चढ़ाव पे है तो उतार भी होना है। ये यहाँ से साबित हुआ, क्योंकि वो पहले कह रहे थे, अब नरेंद्र मोदी का उतार शुरू हो गया है। और जिस उत्तर प्रदेश ने उन्हें चढ़ाया था, वही उत्तर प्रदेश उन्हें उतार रहा है। और इसका मौका, इसका फायदा संघ भी ले रहा है, और बीजेपी के भीतर जो उनके दुश्मन है, या जो उनके, जिनको उन्होंने बर्फ में लगाया है, सब ले रहे हैं। और अभी तो शुरुआत हुई है, आने वाले दिनों में देखिए कि ठनाठनी कहां तक जाती है। सबके मुंह बंद होंगे और सबके खुलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि ये जो है उतार का दौर लगता है शुरू हो गया है। रविंद्र जी, ये जो अरुण जी ने भी कहा उतार का दौर शुरू हो गया है, और इस पे विपक्ष बड़ा गदगद है। देखिए विपक्ष, जिस तरीके से विपक्ष ने इसको पूरी तरीके से और तूल देना है, हवा देने की कोशिश की है, तो इसमें पीछे कहीं ये भी एक बात खड़ी होती। पहले मैं सुनील शुक्ल जी का स्वागत करूंगा। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, मैं आपके पास पहुंचता हूं। तो ये जो इसमें ये भी कहीं देखा जाता है कि कहीं ये ध्यान बांटने वाला तो नहीं है, जो बार बार एक ये भी निकल कर आता है कि संघ चाबुक चला रहा है संघ, और फिर इसमें जो निकल कर आ रहा है कि ये उनका अधिकृत बयान ना माना जाए, सूत्र कह रहे हैं। कहीं ये आ रहा है कि इसको मोहन भागवत जी ने जो नसीहतें दी हैं वो सरकार से जोड़कर ना देखा जाए, लेकिन अहंकार
है तो बड़ा एक सख्त उनका रुख और रवैया। क्या टिप्पणी करिएगा रविंद्र जी आप? अनम्यूट कीजिएगा प्लीज, अनम्यूट कीजिएगा, अनम्यूट कीजिएगा। जी नमस्कार संजीव जी। बिल्कुल ठीक बात है। देखिए जिस तरह से ये बयान आया है और जिस वक्त पर आया है उसमें ये मान के चलिए कि अपने करियर के सबसे कमजोर स्थिति में आज नरेंद्र मोदी हैं। पिछले 20 साल में लगातार वो चुनाव लड़ते रहे, जीतते रहे, लेकिन जो जिस तरह का चैलेंज इस बार उनको फेस करना पड़ा है, ऐसी स्थिति में जब आरएसएस की तरफ से प्रहार किया गया है, वो वाकई ये बात दिखाता है कि कहीं न कहीं अब शायद आरएसएस को भी थोड़ी सी ताकत ज्यादा मिली है। और दूसरी बात देखिए सबसे ज्यादा क्या है संजीव जी की आरएसएस जो है पिछले लंबे समय से न कहीं नीतिगत फैसलों में शामिल था। मुझे याद है कि जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तो एक समन्वय की बैठक होती थी सरकार और आरएसएस के बीच में। वो पिछले 10 साल से वो समन्वय की बैठक नहीं हुई है। अलग-अलग जो नीतियां थी, चाहे वो एचआरडी मिनिस्ट्री रही हो, उस जमाने में उसको एचआरडी बोलते थे, या दूसरी मिनिस्ट्रीज एक्सपोर्ट इंपोर्ट की मिनिस्ट्री थी, युवा मामलों की जो मंत्रालय था, इन तमाम मामलों पर आरएसएस के साथ सलाह मशवरा किया जाता था और उसके हिसाब से ही तमाम फैसले बीजेपी की सरकारें उस वक्त पे उनके सहमति के बाद होता था, मतलब उनकी सहमति उनमें होती थी। लेकिन अब पिछले कई साल से 10 साल से कोई आरएसएस के साथ समन्वय बैठक नहीं हुई है। आरएसएस को बिल्कुल इग्नोर कर दिया गया है। और सबसे बड़ी बात संजीव जी, कितने सारे चुनाव हमने देखे, आपने भी देखे, लेकिन पहली दफा ऐसा हुआ है जब पूरे चुनाव के ऊपर एक शब्द बहुत बड़े तरीके से हावी रहा है और वो शब्द है अहंकार। इतना ज्यादा ये शब्द हावी रहा है कि चाहे वो बीजेपी की कांग्रेस पार्टी की वो बैठकें रही हों, सभाएं रही हों, या कोई छोटे दलों की सभाएं रही हों, टेलीविजन रहा हो या सोशल मीडिया रहा हो, हर जगह इस शब्द की चर्चा रही है कि अहंकार, अहंकार। और जिस तरीके से विपक्ष को बिल्कुल खत्म करने की कोशिश की गई है, उनको जेल में बंद करने की, ये अपने आप में हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा कभी देखा नहीं गया कि आप इतनी ज्यादा वेंडेटा पॉलिटिक्स करते हैं और अपने खुद को केवल सही बताना और बाकी सारी दुनिया को चोर बताना। इस तरह की राजनीति देखिए हुई नहीं। और सबसे बड़ी बात जो देखिए विपक्ष के टाइम पे जब 2G का मामला आया, CWG का मामला आया, तो उसी समय पर कनिमोई भी जेल गई, उसी समय पर ए राजा भी जेल गए, और उसके बाद से लेके 10 साल के अंतराल पे कोई व्यक्ति जेल नहीं गया जिनके ऊपर आरोप लगे थे, बल्कि सारे आरोपों से छूट कर आ गए। उसी समय पर CWG का मामला हुआ, सुरेश कलमाड़ी जेल गए, उसके बाद सब लोग छूट कर आ गए। तो ये रॉबर्ट वाड्रा को जो 3-3 सरकारें जेल भेजना चाह रही थी, हरियाणा की सरकार ने अलग धिंगड़ा कमीशन बिठाया, राजस्थान की सरकार ने अलग कमीशन बिठाया, सेंट्रल गवर्नमेंट लगातार उसके ऊपर कार्रवाई की बात करती रही। 10 साल तक रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर कार्रवाई हुई, उनके ऊपर जांच बिठाई गई, लेकिन वो नीट एंड क्लीन आए। तो इन बातों का असर निश्चित तौर पर पड़ता है कि कैसे आपने एक हजारों करोड़ रुपए का कैंपेन लगा के एक व्यक्ति को पप्पू डिक्लेयर करने की कोशिश की और उसने आखिरी में फिर आपको दिखा दिया कि कौन कितना ताकतवर है। और अब देखिए स्थिति, अब संजीव जी स्थिति क्या है कि मुझे लगता है वरिष्ठ बैठे हैं कि पहली बार ऐसा हुआ है जब राष्ट्रपति महोदय ने ये नहीं कहा कि आप एक समयबद्ध तरीके से अपनी मेजोरिटी प्रूव कीजिए हाउस में। ऐसा आमतौर पर होता नहीं है, खासतौर पर जब मिली-जुली सरकारें होती हैं, तो एक समय निश्चित किया जाता है कि एक समय निर्धारित किया गया है जिसके पहले आपको अपना मेजोरिटी प्रूव करनी है। लेकिन इस मामले में वो भी हमको देखने में नहीं आया है कि, और विपक्ष भी इस पर बड़ा खामोश है। कल बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस जब हो रही थी और शाम को हम लोग ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे थे, जयराम रमेश के यहाँ पे डिनर था, तो उसमें भी ये सवाल का कोई जवाब उनकी तरफ से ठीक तरीके से नहीं दिया गया कांग्रेस की तरफ से कि आखिर इसका कारण क्या है। और ये अपने आप में एक बहुत गंभीर मामला है कि जो सरकार मिली-जुली है, जिसके सबसे बड़ी पार्टी के पास अपने से मेजॉरिटी नहीं है, उसको इतना खुला काम कैसे कर पा रही है जब तक कि मेजॉरिटी प्रूव वो हाउस के पटल पे ना कर ले। तो ये अपने आप में एक बहुत संवैधानिक संकट जैसी स्थिति मुझे लग रही है। और स्पीकर का इलेक्शन है, देखिए स्पीकर के इलेक्शन पर भी विपक्ष लगातार एकजुट होने की कोशिश कर रहा है। और जो बातचीत में या सूत्रों की बात अगर कहें कि उन लोगों ने यही बोला है कि अगर डीएमके के या टीडीपी की तरफ से कोई व्यक्ति कैंडिडेट आता है तो कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक उसको समर्थन दे देंगे। तो कई सारी चुनौतियां हैं और पहली बार ऐसा होगा संजीव जी जब सदन में, पहले सदन में जाएंगे, प्रधानमंत्री जाएंगे और इतने बड़ा विपक्ष उनके सामने होगा, प्लस जो 2 बड़े मुद्दे हैं उन मुद्दों के साथ वो इस बार सदन की शुरुआत होगी। इसमें सबसे बड़ा मुद्दा नीट का एग्जाम है। नीट के एग्जाम पर लगातार राहुल गांधी से लेकर पूरी कांग्रेस पार्टी उस पर लगातार बात कर रही है। और उसके बाद जो
राहुल गांधी ने पहले ही दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और बताया था कैसे एग्जिट पोल्स के थ्रू एक शेयर मार्केट को फ्लक्चुएट करके उसको कंट्रोल करने की कोशिश की थी। वो एक बड़ा घोटाला और उसमें जेपीसी की डिमांड। तो इस बार चुनौतियां लगातार बढ़ने वाली हैं, उसके ऊपर आरएसएस की ये चुनौती, वो भी खास तौर पर तब जब प्रधानमंत्री देश के बाहर हैं और बीजेपी की तरफ से अभी तक देखिए उस पर कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं आई है। तो वाकई ये मामला थोड़ा मुझे तो लग रहा है कि संगीन है, लेकिन ये है कि क्योंकि विचारधारा एक है तो ये ऐसा तो नहीं हो पाएगा कि बीजेपी और आरएसएस अपनी राहें अलग कर लें, लेकिन ये निश्चित तौर पर है कि कम से कम जो पकड़ कमजोर हो गई थी आरएसएस की, उस पकड़ को एक बार फिर से मजबूत करने की कोशिश करेंगे। और उससे भी बड़ी चुनौती 3 महीने में चुनाव है। महाराष्ट्र का चुनाव है, वहां पर सरकार का आता पता नहीं कि 3 महीने चल पाएगी कि नहीं। वैसी ही स्थिति हरियाणा में है। हरियाणा में भी फिलहाल जो अल्पमत की एक सरकार चल रही है, दोनों सरकारों का आता पता नहीं है, दोनों जगह पर बीजेपी बुरी तरीके से हारी है। तो ऐसी स्थिति में चुनौतियां लगातार इस सरकार के लिए बढ़ती जा रही हैं और जैसे ही महाराष्ट्र शायद हो जाएगी तो लगातार इलेक्शंस का मोड है और एक कम बहुमत की सरकार है, 290 के आसपास इनके सांसद हैं। तो ऐसी स्थिति में आने वाला सत्र भी बहुत एक चुनौती भरा होगा बीजेपी के लिए और साथ ही साथ दिक्कत बीजेपी को आरएसएस की तरफ से भी लगातार फेस करनी पड़ रही है। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपने राजनीतिक जीवन काल में पहली बार ऐसा हुआ है कि उनको इतनी बड़ी चुनौती आरएसएस से फेस करनी पड़ रही है और आरएसएस ने भी जिस तरीके से आक्रमण किया है वो अपने आप में बहुत अप्रत्याशित है। इसके पहले भी हमने देखा जब वाजपेयी साहब की सरकार चली गई थी तो आरएसएस की तरफ से इस तरह के कई बार बयान दिए गए थे, लेकिन इतना ज्यादा आक्रमण आरएसएस की तरफ से मेरी जानकारी में नहीं है। सबसे ज्यादा देखिए जब बीजेपी की सरकार चली गई थी और अडवाणी साहब को अध्यक्ष बनाया गया था तो वो गए थे कराची में और जिन्ना के मजार पर चले गए थे, तब आरएसएस का वो आक्रामक रुख देखने में आया था जिसमें विश्व हिंदू परिषद से लेकर तमाम लोगों ने बहुत आक्रमण किया था उनके ऊपर और उन पर लगातार हमला करके इस्तीफा तक मांग लिया था। मुझे लगता है ये उसके बाद से 20 साल के अंतराल के बाद ये पहली ऐसी स्थिति है जब आरएसएस उसी तरीके से हमला कर रहा है। और जिन लोगों ने बयान दिए हैं, देखिए मोहन भागवत ने बयान दिए हैं, सरसंघ संचालक हैं, तो उनके बयान का अर्थ क्या है कि वो एक पूरे विचार जो है उनका जो शब्द कहा गया शब्द है वो नीचे तक परकुलेट करता है और स्वयंसेवक जो हैं आरएसएस के जो लोग हैं उनके लिए आरएसएस के सरसंघ संचालक की कही गई बात का ज्यादा वजन है बनिस्पत की किसी बीजेपी नेता के। और पहली बार एक और भी चुनाव के दौरान हमको बहुत इंटरेस्टिंग चीज देखने में आई संजीव जी कि आरएसएस के जो लोग हैं, जो कैडर है, जो स्वयंसेवक है, उन्होंने ये कहना तक शुरू कर दिया कि ये आखिरी चुनाव है जब हम लोगों की जरूरत बीजेपी को है। अगर इस चुनाव में बीजेपी बड़े बहुमत के साथ जीत गई तो अगली बार से ये लोग हमारी जगह पेड वर्कर लेके आ जाएंगे और 3-3, 4-4 महीने में उनको सैलरी देंगे और हमारी जरूरत खत्म हो जाएगी। मुझे लगता है ये तमाम चीजें एक्युमुलेट हुई हैं कहीं ना कहीं और उसके बाद बहुत सोची समझी रणनीति के तहत ये बयान दिया गया है जो मोहन भागवत और उसके बाद इंद्रेश कुमार जी की तरफ से आया है। बिल्कुल बिल्कुल सोची समझी रणनीति के तहत बयान है। मैं राकेश जी के पहले सुनील सर के पास जाऊंगा। सुनील सर, ये जो एक सोची समझी रणनीति के तहत बयान की बात है, लेकिन संघ ने उस पे से पल्ला भी चढ़ा। और दूसरा, कल जो मुलाकात है सर योगी और आरएसएस चीफ के बीच मुलाकात, इसे कैसे देखा जाए? क्योंकि यूपी चुनाव भी है, आने वाले वक्त में यूपी में चुनाव होना है, तो इसको क्या उससे कनेक्ट कर लिया जाए और बाकी इसके अतिरिक्त क्या इसमें से निहितार्थ निकाले जा सकते हैं? सुनील सर। धन्यवाद संजीव जी। आरएसएस और बीजेपी में विवाद है, इस पे चर्चा करना या उसको गंभीर मानना आरएसएस के नैरेटिव में फंसना है। मैंने ये पूछा, ये भी जी। आरएसएस क्यों विरोध करेगा बीजेपी का? आरएसएस कब विरोध करती रही है बीजेपी? क्या आज आरएसएस को बीजेपी के सत्ता में रहने से जितनी तरह की सुख सुविधाएं नहीं मिल रही हैं? क्या वह अतिरिक्त केंद्र नहीं बने हुए हैं सत्ता के? क्या विशेष अपने संगठन के विस्तार में उनको मदद नहीं मिल रही है? क्या सरकार की कोई ऐसी संस्था है जहां पे सरकारी मनोनयन होने वाला हो और उसमें बिना संघ के पृष्ठभूमि का कोई व्यक्ति काम कर रहा हो? कहीं भी। संघ क्यों विरोध करेगा? यह संघ के द्वारा इस राजनीतिक पराजय से एक दूरी बनाए रखने की कोशिश है। यह बताने की कोशिश है कि अगर यह पराजय अगर हम सक्रिय होते तो यह पराजय नहीं होने पाता। यह एक धारणा बनाने की कोशिश है, इसके अलावा कुछ नहीं है।
संघ जितना 2017 में 14 में सक्रिय था उतना ही 2024 में सक्रिय, जितना वो 2017 में सक्रिय था उत्तर प्रदेश में उतना ही 2024 में सक्रिय। ऐसा कुछ भी नहीं था। मोहन भागवत साहब ने, बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं वो, क्या यह जो मणिपुर की घटना है उनको अचानक पता चला? इसकी जानकारी नहीं थी क्या? जिस घमंड की या अहंकार की बात की जा रही है वो अचानक सबको एलान हो गया कि नहीं साहब बहुत अहंकार है। अगर विपक्ष का कोई नेता बयान देता है तो उसकी बात समझ में आती है, क्योंकि वह सीधे हस्तक्षेप करने की स्थिति में नहीं है। लेकिन सर संचालक चाहे आरएसएस, वो तो हस्तक्षेप करने की स्थिति में है। बीजेपी का कोई ऐसा नेता नहीं है, बीजेपी का कोई ऐसा नेता नहीं है जिसको संघ चाहे और उसके खिलाफ कोई काम कर ले। ये इस कंसेप्ट को मैं स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। लाल कृष्ण आडवाणी के मामले में संघ इसमें सफल हो गया कि उसमें पार्टी सत्ता में नहीं थी। किस सत्ताधीश के खिलाफ आपने कार्रवाई कर ली? अगर वही आडवाणी साहब अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ किस संघ ने कौन सी कार्रवाई कर ली? किसने हटवा दिया उनको? लेकिन ऐसा भी नहीं था कि अगर आप किसी बात से असहमत हो जाए तो आप नियंत्रण नहीं कर ले, मतलब आप अपने सुझाव नहीं दे सकते, आप ऐश कर रहे हैं पूरी तरह से। तो यह भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक पराजय को जो इस बार 2014 के चुनाव में आया है, इससे एक दूरी बनाए रखने की कोशिश है। यह बताने की कोशिश है कि जो संघ की जन स्वीकृति है उसमें कोई आघात न पहुंचे, इसके अलावा कुछ नहीं है। वो संघ जितना कल सक्रिय था उतना आज भी सक्रिय। क्यों? कि अगर बीजेपी सत्ता में नहीं रहेगी तो संघ अपना विस्तार नहीं कर सकता। उसको अपने विस्तार के लिए, अपनी हर जगह पैठ बनाने के लिए, अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए, अपने तरफ लोगों को आकर्षित करने के लिए सत्ता की आवश्यकता है। सुविधा और ऐश्वर्य भी सर, सुविधाएं और ऐश्वर्य वही है। जब आप पाएंगे तो इसके बिना तो संभव नहीं है। तो जो जिस बीजेपी के सत्ता में रहने पर आपको सब कुछ मिल रहा है, आप अपना विस्तार, आप बताइए ना, बीजेपी में जब बीजेपी सत्ता में रही है तब संघ का कितना विस्तार हुआ है, और जब नहीं रही है तब कितना विस्तार हुआ है। केरल में सर्वाधिक शाखाएं केरल में लगती हैं, क्या विस्तार कर लिया आपने? उत्तर पूर्व में सर्वाधिक शाखाएं चलती हैं आपकी, कितना विस्तार कर लिया? आज क्या स्थिति है वहां कि उत्तर पूर्व का कोई ऐसा राज्य नहीं है, मैं अरुणाचल प्रदेश अभी चलिए मान लेता हूं मैं, कोई जहां पे भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनौती नहीं है। मणिपुर की स्थिति है कि दोनों सीटें आप हार गए, आपको लग रहा था कि आप वहां पे ध्रुवीकरण के कारण आपकी चुनाव जीत हो जाएगी। मिजोरम में जो आपका सहयोगी पार्टी है उसने आपके साथ प्रचार करने से मना कर दिया। सिक्किम का चुनाव परिणाम आपके सामने है। नागालैंड और मेघालय की स्थिति आपके सामने है। क्या कर लेंगे आप? और बहुत शाखाएं वहां लगती हैं और संघ बहुत सक्रिय है। अगर आप सत्ता में नहीं रहेंगे तो क्या कर लेंगे? किसी पार्क में शाखा लगाने की आपके पास ताकत नहीं रहेगी। इसलिए आपके साथ आवश्यकता है कि आप सत्ता में रहें। तो यह जो परसेप्शन बनाने की कोशिश की है वह केवल उनके नैरेटिव में फंसना है कि संघ बहुत नाराज है। अरे इंद्रेश कुमार जी की कौन सी ताकत रहेगी अगर सत्ता में नहीं रहेंगे तो? क्यों आज बोल रहे हैं आप? क्या अचानक पता चल गया? जब से नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री बने हैं गुजरात के, क्या उस समय उनके अहंकार का अंदाजा नहीं लगा? आज आपको जानकारी हो गई है। सवाल ये नहीं है, सवाल केवल ये है कि संघ ने एक अपना नैरेटिव बनाना शुरू किया है। वह इस चुनाव परिणाम से अपनी दूरी बनाने की कोशिश कर रही है कि अगर हम इसमें हम भागीदार नहीं, बिल्कुल केवल है, केवल है हमारे लोग, हमारे समर्थक इंटैक्ट हैं और उतनी श्रद्धा के साथ लगे हुए हैं जितना पहले भी थे। ये केवल आप क्या कर लेंगे भाई? संघ अगर सक्रिय भी होता, अगर नहीं सक्रिय था और सक्रिय होता था, मैं मान लेता हूं, तो क्या कर लेंगे आप? क्या महाराष्ट्र में संघ की शाखाएं नहीं लगती हैं? क्या राजस्थान में संघ की शाखाएं नहीं लगती हैं? क्या उत्तर प्रदेश में संघ मौजूद नहीं है? किस बिना पर आप कह सकते हैं कि अच्छा आप अगर मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में और राजस्थान में सक्रिय नहीं थी तो क्या आप स्वीकार करेंगे कि मध्य प्रदेश में जो सफलता मिली है वह बिना संघ की सक्रियता के मिल गई है? सभी की सभी सीटें आपने जीत ली बिना संघ की सक्रियता के मिल गई आपको। वो तो आपका आप यह स्वीकार करने के लिए तैयार हैं कि गुजरात में जो आपको सफलताएं मिली है बिना संघ के मिली है, हमको कोई आवश्यकता नहीं है। या जो लोग परसेप्शन बनाने का प्रयास कर रहे हैं वो स्वीकार कर लेंगे इस बात को। यह एक अलग तरह का नैरेटिव है। यह नैरेटिव केवल यही है वो संघ को बचाए रखने की, उसकी सार्वजनिक छवि को प्रभावित न होने देने की। बिल्कुल यह बिल्कुल सही है। मैं अरुण जी की इस बात से मैं सहमत हूं कि अगर बहुजन समाज पार्टी भी इस गठबंधन में शामिल होता तो निश्चित रूप से स्थितियां एकदम अलग होती और खराब होती भारतीय जनता पार्टी के लिए।
इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश करके बहुजन समाज पार्टी को मैदान में बनाए रखा। 14 15 इनके उम्मीदवार बदल दिए गए। क्यों बदल दिए गए? बहुजन परिणाम क्या हुआ कि बहुजन समाज पार्टी अपने राजनीतिक गतिविधियों के कारण अपने न्यूनतम स्तर पर है इस समय जनसमर्थन, 2.5 में भी नहीं पहुंच पाया। तो अगर कोई राजनीतिक दल अपने अस्तित्व की कीमत पर अपने विरोधी की मदद करने के लिए तैयार है तो इसका कोई विकल्प किसी के पास नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर इतनी आत्महंता हो जाएंगे तो क्या करेगा आप? जी जी। लेकिन निश्चित रूप से अगर बहुजन समाज पार्टी भी इस गठबंधन में शामिल होती तो आज एकदम न केवल उत्तर प्रदेश, कई राज्यों में उसका असर पड़ता। अब अगर आप बात करते हैं कि इनकी मुलाकात की मोहन भागवत साहब की और मोदी, गोरखपुर उनका कार्यक्रम चल रहा है, तो ऐसा नहीं हो सकता ना कि अगर उत्तर प्रदेश में हो और इन लोगों की मुलाकात में। टाइमिंग सर, थोड़ी सी टाइमिंग को लेकर बात होती है, जो देखिए जो चीजें आती हैं जी, सब वहां पे कार्यक्रम चलेगा। अगर उत्तर प्रदेश में कोई कार्यक्रम चल रहा है तो मोहन भागवत जी से मुलाकात नहीं होगी, ये संभव है क्या? जी, टाइमिंग कुछ नहीं, चूंकि चुनाव के बाद कार्यक्रम, और अगर हाँ कार्यक्रम चल रहा हो केरल में और योगी जी की मुलाकात हो रही है तब आप कहेंगे कि टाइमिंग क्या है। कार्यक्रम चल रहा हो पश्चिम बंगाल में संघ की और योगी जी वहां जाकर के बैठे हुए हैं, तब टाइमिंग की बात पैदा होगी। अगर उत्तर प्रदेश में मोहन भागवत जी मौजूद हैं और योगी जी की उनकी मुलाकात है, कोई टाइमिंग नहीं, वो आ रहे हैं इसलिए वो मिल रहे हैं। और आप ये सोचिए ना कि योगी जी के सामने भारतीय जनता पार्टी क्या चुनौती प्रस्तुत कर सकती है? योगी के बराबर का लोग, माने आप योगी के विरोधी हो सकते हैं, लेकिन योगी का विकल्प कौन है? आप मजबूत ताकत में हैं, आप किसी को मुख्यमंत्री बना दीजिए, लेकिन अगर आपका जनाधार खिसक रहा है और आपको अपनी ताकत को समेटना है तो आपको तो एक मजबूत व्यक्ति चाहिए ना, जो आपकी ताकत को समेट ले। क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो, योगी ने तो अपनी योग्यता प्रमाणित कर दी, गोरखपुर और आसपास की जितनी सीटें थी वो जीत के दिखा दिया। बाकी जगह प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह जी अपना गृह जनपद हार गए, आसपास के संसदीय क्षेत्र हार गए। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद जी मौर्य अपना गृह जनपद हार गए, आसपास के सभी क्षेत्र हार गए। दूसरे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश जी पाठक मोहनलालगंज हार गए, सीतापुर हार गए, रायबरेली हार गए, अमेठी हार गए, सुल्तानपुर हार गए, श्रावस्ती हार गए। ये सब आपके प्रभाव वाले क्षेत्र हैं। किसका नाम लेंगे आप? विकल्प कौन है? और अगर आप किसी को ले भी आएंगे तो क्या वो योगी का विकल्प बन सकता है? जी, क्या वो गिरते हुए जनाधार को रोक सकता है? सवाल है भी तो। आप हिंदुत्व का, अगर आपके पास दो ही ताकत है, एक ताकत है कि आप गवर्नेंस का नैरेटिव चला लें और दूसरा हिंदुत्व। तो हिंदुत्व के नाम पे कोई आपके पास चेहरा है, या गवर्नेंस के नाम पे कोई बड़ा चेहरा हो, या संगठन कोई बहुत बड़ा मजबूत आदमी हो, मेरी निगाह में तो कोई नहीं है। हो सकता है कोई खोज के आ जाए। जी बिल्कुल 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 ठीक कह रहे हैं राकेश जी। जो अभी बात कही सुनील सर ने कही, नैरेटिव सेट करने का मामला है कहीं, और इसमें एक चीज और भी, चूंकि आप अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो गृह नगर है ग्वालियर, वहां से आप बिलोंग करते हैं, तो अटल जी का दौर, अटल जी बनस्पत संघ, चूंकि उनका एक उदारवादी चेहरे के तौर पर जाने जाते, उनका राजनीति करने का अलग अंदाज था और मोदी का अलग अंदाज है। तो ऐसे में जो संघ का रुख या रवैया मोदी के खिलाफ है, तो जो अहंकार की बात हुई या जो बाकी और भी बातें हो रही कि जो कहीं उनको, उनके जो वो एक कद ऐसा था कि बहुत बड़ा कद हो चुका है, उसको काटने छाटने का एक ये जो पूरा चल रहा है, वो भी उससे कहीं समाहित माना जाए, उसे देखा जाए। क्या कहेंगे आप राकेश सर? धन्यवाद संजीव जी। देखिए, मुझे पहले तो इसी बात पर आपत्ति है कि हम लोग पिछले 2 दिन से, जब से भागवत साहब ने अपनी भागवत पढ़ना शुरू की है, उनके झांसे में आ गए और लगातार इस बात पर बहस कर रहे हैं कि ये संघ सीधे सीधे अब मोदी जी की ऐसी तैसी करने पर आमादा है। उनको लगातार अहंकार, अहंकारी और जाने क्या क्या कह रहा है। तो ये एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी होती है, और खासतौर पर इसको भारतीय जनता पार्टी और संघ बड़े विश्वास के साथ इस्तेमाल करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये सब कुछ जो हो रहा है पूर्व नियोजित है। इसमें कोई अहंकार नहीं है, इसमें कोई राम जी नहीं है, इसमें कोई तीसरा आदमी नहीं है। राम जी कौन होते हैं? जनादेश दिया है उत्तर प्रदेश की जनता ने, देश की जनता ने, उसने 242 उनको दे दी, बाकी इनको दे दी। तो लेकिन इंद्रेश कुमार कह रहे हैं कि नहीं, ये राम जी की कृपा है, उन्होंने दंडित किया कि भाई आप अहंकारी हो गए, और जो राम जी के मंदिर में नहीं है तो उनको वहां जाके रोक दिया कि आप समस्या नेटवर्क में। जी
इतने इतने सीटें आपको मिल गई। ये सीधी सीधी जो अभी सुनील जी कह रहे थे बात वही है कि इस समय संघ का संकट ये है कि मोदी जी के नेतृत्व में जिस तेजी से 2014 में पूरे देश में आरएसएस का जो एजेंडा है, आरएसएस का एजेंडा बीजेपी का एजेंडा है, जिस तेजी से देश में फैला था वो 2024 में आते आते थोड़ा सा ठिठक गया। अब ये जो ठिठकन है इससे नुकसान किसका है? भारतीय जनता पार्टी का क्या नुकसान है? भारतीय जनता पार्टी तो एक बार सत्ता में पहले आई थी, 2 बार अभी रह ली, तीसरी बार आगे फिर चली जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन संघ का जो एजेंडा है वो अगर पीछे चला गया सत्ता हाथ से जाने से या सत्ता कमजोर होने से तो बड़ी मुसीबत आने वाली है। इसीलिए आप देखें कि ये जो पीढ़ी है ये शाखा मृगों की पीढ़ी है। एक साल का अंतर है। 49 में जन्मे इंद्रेश कुमार, 50 में मोहन भागवत, 50 में नरेंद्र मोदी। तो इनका एक ही मीटर सेट है और ये एक ही तारत्व पर अपनी बात करते हैं। सब अहंकार प्रिय लोग हैं। अगर इनके पास 2014 में ये अहंकारी नेतृत्व नहीं होता तो आप तय मानकर चलिए कि भारतीय जनता पार्टी 2014 में सत्ता में नहीं आती, 2019 में सत्ता को बरकरार नहीं रख पाती और 2024 में गिरते गिरते नहीं बचती। 2042 पे ठिठक गई। उसकी कोशिश तो 400 पार की थी और संघ की कोशिश भी 400 पार की थी, लेकिन वो दुर्भाग्य से नहीं हो पाया। इसलिए संघ भी चिंतित है और भारतीय जनता पार्टी भी चिंतित है। अब संघ उस भूमिका में है जो भूमिका विपक्ष की होनी चाहिए। जो अभी बात चल रही थी, चले गए वो साथी दिल्ली के हमारे, कि भाई सदन में अभी विश्वास मत प्रस्ताव करने की बात द्रौपदी जी ने कही नहीं, राष्ट्रपति ने। उन्होंने तो दही चीनी खिलाया है, वो कहेंगे आप विश्वास मत प्रस्तुत करें। मुझे तो विश्वास है कि आपके पास विश्वास मत है, उतनी संख्या है कि आप सरकार को बचा ले जाएंगे। तो सबसे बड़ा संकट यही है कि जो आने वाला संसद का सत्र है जिसमें एक तरह से अघोषित रूप से विश्वास मत भी पारित होना है, फिर बजट सत्र भी सिर पर चढ़ा हुआ है, इसमें विपक्ष कहीं ज्यादा आक्रामक न हो जाए तो उसकी हवा पंचर करने के लिए आरएसएस खुद विपक्ष की भूमिका में खड़ा हो गया और मोदी जी को परोक्ष रूप से करे आ रहा है कि तुम बड़े भारी अहंकारी हो, जबकि उस अहंकार को पालित पोषित करने वाला खुद संघ है। संघ जैसे अभी सुनील जी कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का विकल्प कोई नहीं है। योगी आदित्यनाथ भले ही संत हो, महंत हो, मठाधीश हो अपनी पीठ के, लेकिन उनका एरोगेंस मोदी से कम नहीं है। बस ये है कि 19-20 है। मोदी जी ने उनको सबने देखा था कि अपने कारकेट के पीछे पैदल दौड़ाया था, खुद जीप में चले जा रहे थे बैठे हुए। लोगों ने, पूरे देश ने देखा कि एक मुख्यमंत्री पैदल दौड़ रहा है और वो प्रधानमंत्री अपनी जीप में बैठे हुए चले जा रहे हैं। तो अहंकार की जरूरत तो भारतीय जनता पार्टी को भी है, संघ को भी है। बिना अहंकारी नेतृत्व के ये पार्टी अब सर्वाइव नहीं कर सकती। इसको अब अगर आप अटल बिहारी जैसा कोई चेहरा दे दें, उसको उदारवादी चेहरा कहते हैं, जिसको आप कह दें कि साहब वो नागपुर वाले दूसरे जो अपने सड़क मंत्री हैं उनको दे दें या राजनाथ सिंह को दे दें, तो ये अब ये पार्टी चला नहीं सकते, क्योंकि पार्टी को मोदी जिस हाइट तक ले गए हैं अपने अहंकार के बूते पर, उसको बनाए रखना सबसे बड़ा संकट है। और इस संकट को आरएसएस ने पहचान लिया है, तो इसलिए अभी से उसने ढोल बजाना शुरू कर दिया। मैंने आज ही लिखा था कि लेकर अपने अपने ढोल निकल आए, तंगी करने फिर बकलोल निकल आए। तो ये बकलोल कर रहे हैं, ये किसी को गाली नहीं दे रहे हैं, किसी को डरा धमका नहीं रहे हैं, ये सीधे सीधे विपक्ष की भूमिका पर अतिक्रमण करके वो काम कर रहे हैं जिससे विपक्ष पंचर हो जाए और लोग कहने लगे कि अरे इनको तो संघ कह रहा है ये अहंकारी है, अब विपक्ष को कहने की क्या जरूरत है, दुनिया जानती है कि अहंकारी है। तो आप देखेंगे अगर मोदी को संघ की चिंता होती, संघ का डर होता, तो वो आराम से इटली में मुजरा करने नहीं जाते G20 के सम्मेलन में। वो गए हैं, निश्चिंत होकर गए, उन्हें मालूम है संघ वंघ कुछ करने वाला नहीं, क्योंकि संघ उनका वही संघ है। वो भी प्रचारक रहे ना, वो कोई भारतीय जनता पार्टी के डायरेक्ट कार्यकर्ता नहीं है। वो प्रचारक से 2002 में मुख्यमंत्री थोपे गए और 2014 में प्रधानमंत्री के कैंडिडेट बनाकर थोपे गए, तो संघ के आदमी है। तो संघ अपने आदमी को पोटे पुचकारे, गाली दे, अहंकारी कहे, इससे हमें आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये हमारे ऊपर एक भ्रम पैदा करने की कोशिश हो रही है, ताकि ये जो बैसाखी की सरकार है ये धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता खरामा खरामा अपना कम से कम एक सत्र तो पूरा कर ले, एक साल तो पूरा कर ले, और जो काम बचा हुआ है उसको जैसे तैसे
ठिकाने पर ले आए। तो आप देखेंगे कि इंद्रेश कुमार हों, चाहे डॉक्टर भागवत हों और चाहे माननीय मोदी जी हों, उनका सबका स्वर एक है, सबका रस एक है, सबकी गंध एक है। तो इसमें भ्रमित होने की जरूरत शायद नहीं। जी बिल्कुल बिल्कुल एक अलग किस्म की बात है, थ्योरी है कि ये जो मैं पूछ ही रहा था कि कहीं ये जो विपक्ष बड़ा खुश है कि ये और उसको तूल दे रहा है, मैंने रविंद्र जी से यही पूछने की कोशिश की थी, तो इसके पीछे कहीं कोई मिली जुली कुश्ती, नूरा कुश्ती तो नहीं है, वो सुनील सर ने भी कहा और आपने भी कहा। मैं मनीष के पास, मनीष ये जो महाराष्ट्र में क्या कुछ हालात सब हो रहे हैं, यहाँ जो चल रहा है, इसके बाद वहां किस तरीके का परिदृश्य, क्योंकि बड़ी वहां भी आने वाला जो चुनाव है, विधानसभा का चुनाव बड़े पेचीदा होने वाला है और सर्वाधिक खबरें वहीं से निकल आ रही कि टूट फूट होने की संभावना है, वहां कुछ अप्रत्याशित हो सकता है। अभी ताजा हालात वहां क्या है, क्या इन सब का असर वहां हो रहा है मनीष? जी बिल्कुल संजीव जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इस समय महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत ज्यादा उठापटक चल रही है और जैसा कि जब रिजल्ट आया उसके बाद कह सकते हैं उसका एक साइड इफेक्ट जो है वो यहाँ के पार्टियों में दिखाई दे रहा है, क्योंकि जब लोकसभा इलेक्शन चल रहे थे संजीव जी, तो आप देखिए तमाम पार्टी के नेता मीडिया को और लोगों को आश्वस्त करते हुए दिखाई देते थे कि हमारा सब कुछ ठीक है, बराबर सीट हम बांट रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और 20 मई को जहां चुनाव खत्म हुए उसके बाद से ही खासतौर से अगर एनडीए की बात करें तो पहले एनडीए अलायंस की तरफ से, महायुति की तरफ से जो है तमाम बातें सामने आने लगी। उसके बाद फिर जो रिजल्ट आया उसके बाद फिर एक दूसरे पर ब्लेम गेम शुरू हो गया है। और अभी जो रिसेंट अभी चल रहा है लेटेस्ट, वो ये है कि बीजेपी अब आंतरिक सर्वे जो है वो शुरू कर चुकी है। ऐसी जो रिपोर्ट्स आ रही है कि आंतरिक सर्वे करा रही है वो, और आंतरिक सर्वे में वो 2-3 चीजें जो ध्यान देने वाली बातें हैं वो ये है कि वो देख रहे हैं। जी संजय जी, आ रही है मेरी आवाज? जी जी आ रही आवाज कि आंतरिक सर्वे में वो देखना चाह रहे हैं कि क्या हम गठबंधन के साथ में अगर विधानसभा चुनाव में उतरते हैं तो क्या हमें फायदा मिलेगा या नुकसान मिलेगा। अगर एकनाथ शिंदे के साथ में रहते हैं तो कितना फायदा मिलता है, और क्या अजीत पवार की जो एनसीपी है उसके साथ भी गठबंधन में रहने की। जी हाँ आई, अब आवाज आई, कुछ टुकड़े टुकड़े मतलब बीच में रुकती है। बोलिए, आप बोलिए, जी खत्म करिए। तो ये जो आंतरिक सर्वे चल रहा है उसका यही कारण है कि अब ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी अकेले भी लड़ सकती है विधानसभा चुनाव में, और आंतरिक सर्वे में यही वो देखना चाह रहे हैं कि गठबंधन के साथ हम जाएं तो हमें फायदा मिलेगा या नुकसान मिलेगा। अब ग्राउंड लेवल पर उतर के खबरें कि 106 सीटों पर संजीव जी ये आंतरिक सर्वे चल रहा है, जहां से उन्हें ये अंदाजा लगेगा कि क्या अजित पवार के गठबंधन के साथ आगे बढ़ा जा सकता है या नहीं बढ़ा जा सकता। क्योंकि जिस तरीके से अभी हम बात कर रहे थे कि आरएसएस ने भी सबसे पहले कमजोर कड़ी वो अजित पवार के एनसीपी को लेके ही बात कही है कि जरूरत नहीं थी ये गठबंधन की, और वहीं हम देखें तो लगातार हो रहे हमले से अब अजित पवार के जो एनसीपी है गुट है वो भी परेशान होने लगे हैं। क्योंकि आज छगन भुजबल ने भी जो है उन्होंने कह दिया है कि बार बार ये बातें बोली जा रही हैं। अब महाराष्ट्र में ही आप हमेशा ये बात कह रहे हैं कि अजित पवार की वजह से हुआ है, पर हम तो 2 ही सीटों पर लड़े थे, 2 से 3 सीटों पर, बाकी सीटों पर तो आप लड़े थे। और यूपी का उदाहरण देते हुए उन्होंने बोला है कि यूपी में तो हम नहीं है ना। तो ये भी एक बड़ा डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आप समझ लीजिए एक मैसेज छगन भुजबल की तरफ से भी दे दिया गया है कि हर चीज हमारे पे डालने की जरूरत नहीं है, कुछ आपको अपने कंधे पे भी जिम्मेदारी उठानी होगी जो फेल्योर देखा गया है। अब इन सबके बीच अब देखिए कि जब आरोप प्रत्यारोप चल रहे थे तो कभी भी एकनाथ शिंदे ने भी कभी अभी तक कुछ नहीं कहा था, लेकिन जब उन पर भी प्रेशर बनने लगा तो वो भी खुल के बोल दिए कि 400 का नैरेटिव सेट किया था, लोगों को गलत मैसेज चला गया कि संविधान बदल देंगे, आरक्षण में उलट पलट हो जाएगा, इसकी वजह से हम भी हार गए। तो अभी भी कुल मिलाकर के जमीनी लेवल पे ये नहीं बोल रहे कि हाँ हमने किसानों की हालत सुधारने के लिए कुछ नहीं किया, पानी की किल्लत हो जाती है हर साल उसके लिए कुछ नहीं किया, महाराष्ट्र के इंटरव्यू में पलायन होते हैं, लोग रोजगार के लिए बाहर जाते हैं उसके लिए कुछ, उस पर कुछ बात नहीं हो रही। अभी भी हवाई बातों पे ही जो है वो टिके हुए। अभी ये मैनिपुलेशन कह लीजिए या पॉलिटिकली करेक्ट होने के लिए सब बातें कही जा रही हैं, क्या उस तरीके से कही जा रही है ये तो अभी मालूम चल ही जाएगा। विधानसभा चुनाव है आगे और उसी के लिए अब तमाम तैयारियां शुरू कर दी हैं। तो महाराष्ट्र की राजनीति में ये है कि अब अविश्वास एक तरीके से जो है वो पार्टियों में हो गया है, और एनडीए अलायंस में खासतौर से महायुति में देखा जा रहा है कि महायुति में जो पार्टियां हैं अब वो एक दूसरे पर भरोसा कम कर रही हैं और खुद चाह रही है कि हम ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लड़े। छगन भुजबल पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि एनसीपी को 80 से 90 सीटें मिलनी चाहिए विधानसभा में। वहीं राज ठाकरे की तरफ से भी बात आ रही है जो बिना शर्त समर्थन देने को तैयार थे कि अब वो भी जो है अपने नेताओं के साथ में मैदान में उतर गए और किसी पार्टी के साथ हाथ नहीं मिला रहे, बल्कि वो भी विधानसभा चुनाव में मैदान में उतरेंगे, अब खुद जो है वो सीटें जीतेंगे। और वहाँ एक तरफ उद्धव ठाकरे भी बोल चुके हैं 288 में से 185 सीटें जीतने के लिए तैयार रही अपने कार्यकर्ताओं को। तो विधानसभा के चुनाव को लेकर के इतना जरूर है कि जो यूनिटी लोकसभा इलेक्शन में देखने को मिली थी चुनाव से पहले,
वो विधानसभा में देखने को नहीं मिल रही है। और एनडीए जो महायुति है उसमें तो ये क्लियर दिखाई दे रहा है कि पार्टी के अंदर ही जो नेता है, चाहे वो अजित पवार का गुट हो, चाहे एकनाथ शिंदे का गुट हो, खुल के वो बोलने लगे एक दूसरे के खिलाफ। और यहाँ तक कि अब नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लिए भी वो बातें अब खुलकर बोलने लगे हैं, और ब्लेम गेम है उसको अब अपने ऊपर वो लेना नहीं चाहते संजीव जी। बिल्कुल बिल्कुल, ब्लेम गेम अपने ऊपर लेना नहीं चाहते, आप ठीक कह रहे हैं। मैं ये जो अंतिम चरण होता है हमारा, उसमें एक चीज तो ये भी किसी हमारे साथी ने कही थी कि आरएसएस की समन्वय बैठक, वो समन्वय बैठक इस बार अब तय हो गई 31 अगस्त से 2 सितंबर तक केरल के पलक्कड़ में होना तय हो गया। और उसमें अब कौन से वाले अध्यक्ष, जेपी नड्डा तो शायद उनका टेन्योर भी पूरा और मंत्री भी बन चुके हैं, अब निश्चित तौर पर कोई नया अध्यक्ष महासचिव होंगे, वो अपनी जगह। लेकिन ये चीज जरूर निकल कर कहीं आ रही कि ये शायद जो इस चुनाव में 241 पर भारतीय जनता पार्टी रुकी, इसके शायद थोड़ा सा कहीं कोई ठिठके हैं, चाहे वो मोदी हो, शाह हो। जो कैबिनेट बना था, कैबिनेट में बहुत सारी चीजें परिलक्षित हुई थी कि कहीं थोड़ा सा उन्होंने अपने आप को मोल्ड, हल्का फुल्का मोल्डिंग दिखती है कि चाहे वो शिवराज सिंह चौहान हो, गडकरी हो, या और भी इस तरीके के कई सारे फैसले उनको लेना, उनके विभागों का जो जिस तरीके से कैसे देखा या माना जाए कि कहीं थोड़ा सा कुछ सबक, और साथ में ये संघ और जो अभी बात हो रही थी हमारे कि ये कहीं मिली जुली कुश्ती, नूरा कुश्ती की जो ध्यान है कि नीट का जैसे जो जिस तरीके का एक गले पड़ा है, अभी रविंद्र जी भी ये कह रहे थे कि जो आने वाला लोकसभा का सत्र, जो पहला सत्र होगा, उस सत्र में इन चीजों पर जवाब देना है, चाहे ये हो फिर वो 30 लाख करोड़ का जो ब्लेम था राहुल गांधी का कि वो एक बड़ा स्कैम हुआ, या जो और भी चीजें हैं, अगर हम पुराने में लौटे हैं तो पुराने में वो सारा का सारा जो चुनावी चंदा और तमाम। तो क्या एक सिंगल टिप्पणी है सभी की। मैं शुरुआत करूंगा संतोष जी, आपसे शुरुआत करूंगा, छोटी छोटी टिप्पणी है कि क्या कुछ थोड़ा सा कुछ सबक लिया गया है जो बड़े बोलेपन या तथाकथित अहंकार जो हमारे साथीगण कह रहे थे अभी, उन सब के बीच कुछ समझ में आया है मोदी जी को, ऐसा पाते हैं, देखते हैं? संतोष जी। देखिए, मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूं और मनीष जिस बात को आपको बताने की कोशिश कर रहे थे, महाविकास आघाड़ी ने जो है इसी मुद्दे को पूरे चुनाव के अंदर प्रमुख मुद्दा बनाया था। उनका ये कहना था कि अगर मोदी जी जिस अहंकार में है और 400 पार के नारे के साथ वो संविधान बदलने जा रहे हैं, उस जो नैरेटिव उन्होंने सेट करने की कोशिश की थी, वो नैरेटिव सेट करने में महाविकास आघाड़ी पूरी तरह से सफल रही। और यही कारण रहा कि महाराष्ट्र में जो उनकी बीजेपी को जो कम सीटें आई हैं, उसका सबसे बड़ा कारण जो है वही था। और महाविकास आघाड़ी आगे भी इसी नैरेटिव को सेट करने की कोशिश करेगी, और इसीलिए आरएसएस का जो कैडर है, मैं पूरी तरह से मानता हूं कि अब पूरी तरह से सक्रिय होगा, और कहीं ना कहीं इस नैरेटिव को बदलने के लिए वो बीजेपी के कुछ नेताओं के साथ समन्वय बैठक करके जो है कोशिश करेगा कि इस तरह के नैरेटिव को हटाया जाए, ताकि जिस तरह से आरएसएस का कैडर यहाँ पर काम कर रहा था, बीजेपी को मजबूती दे रहा था, उसी तरह से वो विधानसभा चुनाव में करे। क्योंकि देखिए, महाराष्ट्र को हाथ से जाने दे सकते, उसका सिर्फ एक कारण ये नहीं है कि ये महाराष्ट्र आर्थिक राजधानी मुंबई है, बल्कि नागपुर जो कि संघ का मुख्यालय है वो महाराष्ट्र में आता है। और अगर यहाँ पर उनको चुनावी हार मिलती है तो इसका पूरे देश में बहुत बड़ा संदेश जाएगा। और इस बार ये देखने को मिला है कि नागपुर में नितिन गडकरी की सीट को आप छोड़ दीजिए, विदर्भ में कोई सीट नहीं जीत पाई है, और ये बहुत बड़ा जो है सेटबैक बीजेपी के लिए है। बिल्कुल बिल्कुल। अरुण सर, क्या टिप्पणी करिएगा जो मेरा सवाल था उसी पर, कि कुछ सबक या कुछ थोड़ा सा अपने आप को ये जो गलती मानी है, कुछ महसूस कर रहे हैं, इसी के सब जो हो रहा है फिलहाल में उसका कहीं प्रतिबिंब है, ऐसा कहा जाए? अनम्यूट कीजिएगा। संजीव जी, पहले तो ये है कि जो हम लोग बात कर रहे थे, बीजेपी है कहाँ? बार बार हम बीजेपी के नाम ले रहे हैं, बीजेपी थी कहाँ? पूरा कैंपेन उठाइए लोकसभा का, उसमें मोदी की गारंटी, मोदी का नाम, मोदी की सरकार। 2014 में बीजेपी थी, उसके बाद मोदी हो गए, सब कुछ मोदी में केंद्रित हो गया। और संघ का डर यही है, इसलिए संघ ने बोलना शुरू किया है, क्योंकि मोदी ने जब बीजेपी को हड़प लिया, आप बताइए, राज्यों में जिस तरह के मुख्यमंत्री जो कांग्रेस करती थी या गांधी परिवार पे जो आरोप लगाते थे वो उन्होंने किया, तो ये जो आगे बढ़े वो संघ को भी अपनी जेब में रखने वाले थे। बीजेपी को तो रख लिया था, कहीं पूरे कैंपेन में, लोकसभा के चुनाव में आपको बीजेपी का जिक्र नहीं था, चारों तरफ मोदी थे। और वही डर था कि ये पहले मौन रहे। संबंध देखिए, एक सिक्के के दो पहलू हैं, संघ और बीजेपी को अलग नहीं कर सकते, लेकिन संघ और मोदी एक साथ नहीं हो सकते। अब मोदी जितने ऊंचे हो गए हैं,
मोदी ने अपने आप को इतना बड़ा कर लिया है कि अब उन्हें संघ पसंद नहीं आ रहा है पसंद। नेटवर्क और अगर बहुत ज्यादा। ऐसी परिस्थिति नहीं होती तो वो जो चीजें हुई हैं, आप बताइए, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, बाकी राज्य हो, जिस तरह की मनमानी की गई संघ के लोगों को, ये बिल्कुल सच है जो सुनील जी ने कहा कि संघ के जो अनपढ़ लोग हैं उनको शीर्ष संस्थाओं में बैठाने का काम नरेंद्र मोदी ने किया है, चाहे नीट का घोटाला हो, बाकी चीजें हो। भोपाल में भी एक कुलपति अरेस्ट हुए थे करोड़ों के घपले में। तो ये चीज हुई है संघ के जरिए, और इसीलिए संघ चुपचाप अपना एजेंडा चला रहा था कि मोदी कर रहे हैं, हम मोदी भी अपने पास कहां से ले आएंगे। बीजेपी के लोग उन्हें पसंद नहीं आते, संघ में जो निकल के आया उसको उन्होंने बैठाया, और उसका परिणाम क्या हुआ है? परिणाम ये हुआ कि मोदी सर्वशक्तिमान हो गए, और सर्वशक्तिमान हुए तो उसके बाद जो हुआ है उसको संघ कैसे ठीक करता? तो संघ ने अलग किया अपने आप को, वो ताकत नहीं लगाई। संघ के स्वयंसेवक आज बहुत समृद्ध हो गए हैं, पहले एक झोला और दो कपड़े वाले नहीं रहे हैं, उनका तरीका बदल गया है। और इस बात को खुद भागवत जी भी समझते हैं कि संघ भी उनके हाथ से निकल सकता है, क्योंकि आपने भी देखा है बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलना, महंगे जूते, महंगे कपड़े, आलीशान होटलों में रहना, और संघ के लोगों की जो संपत्तियां मध्य प्रदेश में बनी है वो भी आपको पता है। तो जो सबसे बड़ी चीज आज ये है कि दरअसल संघ को इस बात का डर लग गया कि जिस तरह बीजेपी को खा गई है, वैसे ही कहीं संघ में भी ना कोई ऐसा बैठा दें कि जैसे नड्डा साहब नाच रहे थे बंदर की तरह, जैसे मदारी नचाता था वैसे नड्डा नाचे। कल को कोई संघ के भीतर भी कोई ऐसा आदमी निकल आए जो संघ प्रमुख बने और उसके बाद पूरा संघ वैसे ही नाचने लगे जैसे बीजेपी नाच रही थी। ये डर है आज संघ का, और इसीलिए धीरे धीरे बातें निकली हैं। और ये बातों का मतलब यह है कि संघ नहीं चाहता, संघ चाहता तो पूरे देश पे अपने ढंग से कब्जा करना है, लेकिन ऐसा आदमी नहीं चाहता जो उसे बंदर बना दे। ये सबसे बड़ी समस्या है आज संघ की। बिल्कुल। क्या कहिएगा रविंद्र जी, जो अरुण जी भी कह रहे हैं, ये शायद अपर हैंड होने की कहीं कुछ इसके पीछे एक मंशा या एक खींचतान वो भी कहीं नजर आती है। जो अरुण सर भी कह रहे हैं कि वो नहीं चाहता कि हम मदारी बंदर बन जाए या वो हो जाए, वैसी स्थिति नहीं होने देना चाहते। आपकी टिप्पणी? जी देखिए, बिल्कुल ये बात सही है कि अपर हैंड किसका होगा, इस बात की तो लड़ाई लगातार हम लोगों को देखने में आ रही है। और संघ की जिस तरह से विचारधारा है, जो खास तौर पर अगर हम लोग बात करें कि आरएसएस का जो मेन कोर एजेंडा, अगर शिक्षा को लेकर के हम बात करें, तो शिक्षा को लेके लगातार बीजेपी हो या फिर बीजेपी से जुड़े दूसरे लोग हों, वो बात ये हम बहुत समस्या है। जी मेरी आवाज आ रही है सर? आई आवाज आई। तो देखिए, वो एजेंडा क्या है कि पिछले 10 साल में जिस तरीके से आरएसएस हमेशा अपनी बात को मजबूती के साथ रखता है, वो तो कहीं न कहीं इस बार दिखाई नहीं दिया। और बीजेपी जो एजेंडा आरएसएस का रहता है कि जिसमें अगर शिक्षा की बात करें, तो शिक्षा के स्तर पर जो लागू कराने की आरएसएस लगातार कोशिश करता है, चाहे बार-बार कहते रहें कि इतिहास में हमको झूठ पढ़ाया गया है, हम लोगों को इतिहास बदलने की ज़रूरत है। देखिए, आरएसएस ने पिछले एक लंबे समय से उन बातों पे कोई चर्चा उस तरीके से नहीं हुई, जैसे कि होनी चाहिए थी या जैसी वाजपेयी के दौर में देखने में आती थी। तो ये जो आरएसएस का कहीं न कहीं कमज़ोर पड़ जाना है, या फिर ये बात इन्होंने बिल्कुल ठीक कही है कि आरएसएस के जो लोग हैं, जो एक धोती कुर्ते में रहने वाले लोग थे, उनको जिस तरह से ऐश्वर्य और बड़ी-बड़ी 5 सितारा होटलों की या बहुत शानदार दफ्तरों की जो आदत पड़ गई है, मुझे लगता है ये भी एक आरएसएस के लिए एक दिक्कत वाली बात है कि अगर इस तरीके से जो प्रचारक लोग होंगे, तो वाक़ई उनका जो मूल काम है जी आप कर लीजिए, लाइन खत्म कीजिएगा, फिर मैं सुनील सर और राकेश जी की टिप्पणी। जी बिल्कुल। तो जिस तरह का जो उनका जो मूल काम है, कहीं न कहीं उसमें दिक्कत आ सकती है। और मोदी तो यदा-कदा, मोदी का तो एक समय है, निर्धारित समय है, लेकिन आरएसएस का तो समय नहीं है। आरएसएस तो लगातार उसी तरीके से काम करता रहेगा, चाहे सत्ता में हो या बाहर हो। तो अगर उस तरह की कार्य व्यवस्था यहाँ पर आ गई, या फिर उस तरह का धन, ऐश्वर्य और वैभव के पीछे लोग यहाँ के आरएसएस के स्वयंसेवक भागने लग गए, तो मुझे लगता है कहीं न कहीं दिक्कत होगी। अब देखिए, आरएसएस के कितने बड़े-बड़े दफ्तर यहाँ पर बने हैं, दिल्ली में अब देखें या अलग-अलग स्थानों पर, तो उस पर ये इस बीजेपी की साफ जो है वो छाप वहां पर दिखाई देती है। तो मुझे लगता है ये अपने आप को बचाने के लिए, और जो मूल एक भावना है, मूल जो आरएसएस का विचार है, उसके साथ जुड़े रहने का भी एक उनका एक अपना संघर्ष है, और अपनी ताकत दिखाने की बात तो यकीनन है ही। बिल्कुल। सुनील सर, ये क्या अपर हैंड नागपुर का रहा है, दिल्ली का नहीं?
आपने कहा नैरेटिव वाली बात को कहीं कुछ जचती है कि नैरेटिव सेट करने की भी कोशिश है कुछ इसके पीछे की, बाकी मुद्दे कहीं ना कहीं पीछे रहते रहे जो है, या हम अपर हैंड रहे, विपक्ष के आगे निकल गए। लेकिन ये देखा जाए कि वो अपर हैंड की बात तो कहीं ना कहीं इसमें पीछे है। नहीं तो आरएसएस के बाहर थोड़ी जा सकती है बीजेपी। नहीं, संभव ही मोदी, नहीं मैं है। सीधे मोदी की बात करता हूँ। मोदी का जो मोदी एक सवाल है ना कि मोदी की ही बात कीजिए आप, मोदी भी आरएसएस के पकड़ के बाहर थोड़े होंगे। ये संभव ही नहीं है कि आज जो कर रहे हैं उस पे आरएसएस में नाराजगी है। जिस दिन नाराजगी होगी आप रह नहीं सकते हो, उस तरह का संगठन नहीं है। और आप मुझे एक नेता बता दीजिए जो बीजेपी छोड़ा हो और उसके साथ जन समर्थन रहा हो। कभी नहीं। किसी एक नेता का नाम बताइए, बलराज नहीं मधोक है। से लेकर के कल्याण सिंह होते हुए और सुब्रमण्यम स्वामी तक, किसी एक नेता का नाम बताइए जो बीजेपी से अलग हुआ। आप अपने राज्य में देख लीजिए आप। जी जी, उमा भारती का आश्रम ने देखा, उमा भारती का आश्रम आप ने देख देखा। फिर जी और अगर आप मध्य प्रदेश में गैर कांग्रेस का कोई राजनीति का माहौल बनाया तो वह भारती ने बनाया। जी, इसके पहले किसके पास जितना उन्होंने संघर्ष किया। और जब बीजेपी से अलग हुई, नई पार्टी बनाई, कोई ऐसा क्षेत्र था जहां उनकी जमानत जब्त हो गई हो? तो ये पार्टी अलग है, मतलब यहाँ पे नेता के साथ कोई जन समर्थन नहीं रहता। तो वो लेकिन सुनील सर, बहुत माफी चाहता हूं, चेहरा तो अभी इस वक्त वो जो बात अरुण सर ने कही कि उनकी कोशिश सही है, ये बिल्कुल दिखी वैसा। कि अरुण जेब जी में की रखना, बात, अब आरएसएस को जेब में रख लिया जाए, तो नहीं वही नहीं, कहीं ये उसी को वही एक उसका रिपरकेशन है कि दिखाना है आईना कि देखिए ये नहीं, ये है। आप ये तो नहीं मानना पड़ेगा। नहीं, यह आप आपको लगता है अरुण जी की बात सही है, लेकिन कोई नेता, भारतीय जनता पार्टी का नेता संघ को जेब में रख ले, ये संभव नहीं है। वह संघ उससे वो ये काम करा रहा है। जैसे कि रविंद्र जी ने कहा कि इतिहास बदलने की बात अब नहीं की जाती। अरे साहब, बदलने की बात, उन्होंने एनसीईआरटी के सिलेबस चेंज कर दिए, जो चाहा वो लिखवा दिया। बहस क्यों करेंगे? वो बहस तो तब कर रहे थे जब करना नहीं था। अब तो करने की ताकत में उन्होंने जो चाहा वो लिखा। जिसका जो चाहा पाठ्यक्रम में रखना चाह रखा, नहीं पाठ्यक्रम में रखना चाह उसको निकाल दिया। अब बहस करते रहिए, बहस का सवाल नहीं है। तो और दूसरी चीज जो आपने कहा कि असर का, अगर आप व्यक्तिनिष्ठ राजनीति करेंगे फिर सुधार की गुंजाइश नहीं रहती है। नीति परक राजनीति करेंगे तब गुंजाइश रहती है संशोधन की और सुधार की। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से व्यक्तिनिष्ठ राजनीति पे आश्रित होती चली जा रही है, उसको यह दिन देखना ही था। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी बात है कि व्यक्तिनिष्ठ राजनीति की वजह से ये दिन दिख रहे। आपकी टिप्पणी राकेश सर, मैं फिर उसके बाद समाप्त करूंगा। आप समाप्त कर सकते हैं। देखिए सारी बातें हो गई हैं और बात यह है कि गिनते रहिए, 2 के 4 बना देगा, राजनीति को फिर व्यापार बना देगा। सक्रिय है चंडाल चौकड़ी बुरी तरह, इन सबको ही मनसबदार बना देगा। और ये कोशिश जारी है। और आप देखेंगे डॉक्टर भागवत का समय पूरा हो गया है और जिन इंद्रेश कुमार ने राम जी को आरोपित किया कि उनने सजा दी है अहंकार की, वो इंद्रेश कुमार इस संघ के नए सरसंघ चालक होंगे, जो कि मोदी जी से चौंच लड़ा करके काम करते हैं। और कुछ ही दिनों की बात है, आप देखें। जी, बड़ी बात है, आप बहुत अलग बात कर रहे हैं, बिल्कुल अलग आपने एक एंगल दिया। मैं बहुत शुक्रगुजार रहूंगा, चाहे वो राकेश जी हो, रवीन जी हो, संतोष जी हो, सुनील सर हो, अरुण सर और मेरे साथी मनीष जी। बहुत बहुत धन्यवाद एक शानदार चर्चा के लिए। वक्त थोड़ा सा ज्यादा हो गया है, धन्यवाद करूंगा हमारे दर्शकों तक। आपने जो चीजें कही, इसके निहितार्थ भी और बाकी इसके पीछे की कहानियों को पहचानने की कोशिश की, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी हमारी आज की चर्चा, जिसमें निकलकर यही आता है कि व्यक्ति जब अपने आप को ऊपर समझेगा तो फिर ऐसे हालात बनेंगे, और जब ऐसे हालात बनते हैं तो व्यक्ति को आईना दिखाने का काम होता है, और वही कुछ हो रहा है। इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। हम फिर किसी नए विषय, किसी नई चर्चा के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमारा अनुरोध कि हमारे इस जो चर्चा है उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर ये जरूर बताइए कि आपको चर्चा कैसी लगी, कमेंट जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपने ज्वाइन का बटन नहीं दबाया तो ज्वाइन का बटन भी दबाइए, और प्यार बनाए रखिए, स्नेह बनाए रखिए, और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।